आइए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे शिक्षण की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। अब देखो, इसके बारे में विभिन्न प्रकार के अपने शिक्षाविद हुए थे, उन्होंने अलग अलग बात कह दी थी। देखो, शिक्षण को जो सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था में जो शिक्षण को माना गया, वह माना गया शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण को या शिक्षण को जो द्विमुखी प्रक्रिया कहने वाला। अब इसमें क्या होता है, एक तो होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी। तो ये बात जो कहने वाला था शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया, जो कहने वाला व्यक्ति था वो व्यक्ति था जॉन एडम्स। जॉन एडम्स। लेकिन कहते शिक्षण की ये जॉन एडम्स की द्विमुखी प्रक्रिया में जो शिक्षक होता है, इसको प्रमुख स्थान दिया जाता है। प्रमुख स्थान दिया जाता है कि शिक्षक ही जो करेगा वो शिक्षक ही करेगा, शिक्षार्थी केवल पढ़ने का काम करेगा। तो ऐसे ये वर्तमान समय में ये प्रक्रिया वर्तमान समय में लागू नहीं है। तो शिक्षण को द्विमुखी बताने वाला कौन था? जॉन एडम्स। इसमें कौन कौन से चर होते हैं? शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है। जिसमें सबसे प्रमुख चर किसको बताया है, सबसे प्रमुख स्थान किसका बताया है? शिक्षक का बताया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और बात और आती है, ये तो है द्विमुखी। एक अभी इसी चीज को एक व्यक्ति और था जिसने क्या कह दिया था? ध्रुवीय प्रक्रिया। अब द्विध्रुवीय और द्विमुखी प्रक्रिया की बात तो एक ही है, लेकिन चुंबक की तरह इसमें दो ध्रुव बता दिए इसके। एक तो बता दिया ये चुंबक है, चुंबक में N और S ध्रुव होते हैं। इसी तरह से इसमें चुंबक के शिक्षक और शिक्षार्थी दो ध्रुव बता दिए। तो ये बताने वाला जो व्यक्ति था जॉन रॉस। जॉन रॉस। अब देखो, क्वेश्चन हालांकि पूछने की संभावना कम है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शिक्षण को द्विमुखी तो किसने कहा और द्विध्रुवीय किसने कहा? द्विमुखी तो कहने वाला, देखो मैं से मैं पकड़ लेना, एडम्स में मैं आ रहा है और इसमें भी मैं आ रहा है। ध्रुवीय में देखो र बुलाकार है, रे से र और रे से र, रॉस, तो जॉन रॉस। तो इस तरह से इसको याद किया जा सकता है कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा? जॉन एडम्स ने कहा। जिसमें कितने चर होते हैं? दो चर होते हैं, एक शिक्षक एक शिक्षार्थी, जिसमें शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया गया। तो इसी प्रकार से द्विध्रुवीय प्रक्रिया में भी द्विध्रुव यानी चुंबक की तरह दो ध्रुव होते हैं, एक तो शिक्षक एक शिक्षार्थी। जिसे ये बात कहने वाला कौन था? ध्रुवीय बताने वाला कौन था? जॉन रॉस था। जब जॉन रॉस ने ये बात बताई थी, लेकिन वर्तमान समय में ये चीज लागू नहीं हुई। तो वर्तमान समय में जो त्रिमुखी प्रक्रिया कहने वाला व्यक्ति था जॉन ड्यूवी और BS ब्लूम। जॉन ड्यूवी व BS ब्लूम, इन दोनों व्यक्तियों ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा, जिसमें जॉन ड्यूवी ने जो त्रिभुज के आकार का, जिसमें शिक्षार्थी को प्रमुख स्थान यानी कि शिक्षार्थी को प्रमुख स्थान दिया, शिक्षार्थी को शीर्ष स्थान। और एक होता है शिक्षक। अब शिक्षक को इसमें प्रमुख स्थान न देकर शिक्षार्थी को इसमें प्रमुख स्थान दिया। और तीसरा चर इसमें इसने जोड़ दिया है पाठ्यक्रम को। अब देखो, यहाँ पे जो शिक्षार्थी है इसको प्रमुख स्थान क्यों दिया गया है? देखो, यदि एक शिक्षार्थी है, यदि वो पढ़ने में अच्छा है तो वो बिना शिक्षक के भी पढ़ सकता है, वो पाठ्यक्रम की सहायता से भी पढ़ सकता है। यदि व्यक्ति के पास
पाठ्यक्रम भी नहीं है तो वो शिक्षक की सहायता से पढ़ सकता है। यदि ये दोनों चीज नहीं है तो वो स्वयं भी पढ़ सकता है। यानी कि शिक्षार्थी को, इसलिए ही शिक्षार्थी को जॉन डेवी ने शीर्ष स्थान पर रखा है, और जॉन डेवी ने अपनी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षार्थी को ही शीर्ष स्थान पर रखकर इसने अपने बाल केंद्रीय शिक्षा की भी बात यहाँ पे कह दी थी। के सिक्कों के सिद्धांत पर जो सर्वप्रथम जो कार्य किया जॉन डेवी ने ही किया था। का विचार सर्वप्रथम जॉन डेवी ने ही दिया था। सर्वप्रथम करके सिक्कों का जो विचार देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? जॉन डेवी। तो जॉन डेवी ने ही करके सिक्कों का सिद्धांत दिया था। अब जॉन डेवी है, अब देखो जॉन डेवी की जो ये त्रिमुखी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसको डॉक्टर स्मिथ ने जॉन डेवी कह दो चाहे ड्यूवी कह दो, एक ही बात है कि तीनों ध्रुवों को शिक्षण के चर के नाम से पुकारा था। शिक्षण के चर के नाम से पुकारा था। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि जॉन डेवी के तीनों ध्रुवों को शिक्षण के चर के नाम से किसने पुकारा था? डॉक्टर स्मिथ ने पुकारा था। तो ये बात भी यहाँ पे याद रखने की है। अब देखो शिक्षण के चर, अब देखो शिक्षण के जो चर होते हैं, शिक्षण के 3 चर अपन ने बात की थी अभी। अब देखो यहाँ पे चर शब्द लिखा मिल जाए या पहलू शब्द लिखा मिल जाए, पहलू या पक्ष, ये तीनों बात पूछ ले। यदि शिक्षण के चर पूछ ले या शिक्षण के पहलू पूछ ले या शिक्षण के पक्ष पूछ ले, तो तीनों की, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 3 ही आएगा। 3 है शिक्षण के चर, 3 ही शिक्षण के पहलू है, 3 ही शिक्षण के पक्ष है, जिसमें देखो प्रथम पक्ष शिक्षक, दूसरा पक्ष शिक्षार्थी, और तीसरा पक्ष अपने बताया था, अभी बात की थी, पाठ्यक्रम। अब देखो शिक्षण के चर पहलू या पक्ष पूछे तो 3 ही उत्तर होगा। शिक्षक है, अब शिक्षक है जो इसमें इस त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में या शिक्षण के चरों में शिक्षक एक स्वतंत्र चर के रूप में काम करता है, स्वतंत्र चर। और शिक्षार्थी इसमें आश्रित चर या परजीवी चर, आश्रित चर या इसका उपनाम लिख देता हूं, या फिर अब देखो पाठ्यक्रम को इसमें मध्यस्थ चर या हस्तक्षेपी चर बताया है। मध्यस्थ चर या हस्तक्षेपी चर। तो ये डॉक्टर स्मिथ ने शिक्षण के जो जॉन डेवी के तो 3 ध्रुव थे, उनको शिक्षण के चर के नाम से पुकारा। शिक्षण के चर 3 बताए थे, उसने ध्रुव कह दिए थे जॉन डेवी ने। तो ध्रुव, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जिसमें शिक्षक है जो स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
मैं स्वतंत्र हूँ कि मैं किस विधि से पढ़ाऊं, कैसी विधि अपनाऊं, व्याख्या विधि अपनाऊं या खेल विधि अपनाऊं, चाहे और कोई सी विधि अपनाऊं, संश्लेषण अपनाऊं चाहे विश्लेषण विधि अपनाऊं, चाहे आगमन विधि अपनाऊं चाहे निगमन विधि अपनाऊं, वह इसके लिए मैं क्या हूँ, स्वतंत्र हूँ। शिक्षार्थी, अब शिक्षार्थी, अब मैं आपको जिस विधि से पढ़ा रहा हूँ उस विधि से आप पढ़ेंगे तो वो आप क्या हो गए, मेरे पर क्या हो गए, आश्रित हो गए, यानी परजीवी चर हो गए। अब देखो मैं किसकी सहायता से पढ़ा रहा हूँ, पाठ्य पुस्तक की सहायता से पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे कार्य में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, मध्यस्तर के रूप की भूमिका ये निभा रहे हैं। तो देखिए जॉन ड्यूवी ने विद्यालय को लघु समाज के नाम से पुकारा था। विद्यालय को लघु समाज के नाम से पुकारा था। लघु समाज नाम से पुकारा था। तो जॉन ड्यूवी ने विद्यालय को लघु समाज के नाम से पुकारा था। ये क्वेश्चन भी कोटेशन के रूप में पूछा जा सकता है कि लघु समाज के नाम से किसने कहा, जॉन ड्यूवी ने कहा, किसको कहा, विद्यालय को कहा। और जॉन ड्यूवी ने करके सीखो के सिद्धांत पर कार्य किया, तो करके सीखने का जो विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, जॉन ड्यूवी ने ही दिया था। ये बात भी अपन यहाँ पे लिख चुके हैं। तो अपन अब बात करते हैं बीएस ब्लूम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बीएस ब्लूम। अब देखो बीएस ब्लूम ने ये सारे कार्य 3 ध्रुव बता दिए। अब 3 ध्रुव में यहाँ पे भी इसने 3 ध्रुव कौन कौन से बताए, उसने बीएस ब्लूम का त्रिध्रुवीय रूप, यानी कि बीएस ब्लूम ने 6 नंबर जो रखा है, किसी भी कार्य को करने से पहले शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित कर लेने चाहिए। अब शिक्षण के उद्देश्यों का अपन ने निर्धारण कर लिया है, तो अपन उसके शिक्षण के उद्देश्यों के द्वारा किस तरह से अपन सिखा सकते हैं, तो उसको बोलेंगे अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव। तो अधिगम अनुभवों के द्वारा अपन शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कितना सीखा है, अब इसका पता करने के लिए अपन क्या करेंगे कि बालक में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। व्यवहारगत परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, यानी कि अपन ने शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित कर लिए, फिर उसके बाद में अपन ने बालक को सिखाया है, और वो सीखा है जो किस अनुभव से सीखा है, किस प्रक्रिया से सीखा है, उसने अनुभव किया है। अब सीखने के बाद में उसके व्यवहार में, बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, अब इस परिवर्तन का पता अपन कैसे करेंगे। बीएस ब्लूम ने पहले तो यही बात कही थी, अब इस बात को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का जो नई बात जोड़ी थी, जो पिछली रीट भर्ती में भी क्वेश्चन पूछा था कि बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी में सबसे नया चर कौन सा है। तो सबसे नया जो चर है अपेक्षित व्यवहारगतों का परिवर्तन, जो कैसे लगाएंगे, परिवर्तन का पता लगाएंगे मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा। मूल्यांकन द्वारा। तो नया चर इसमें जोड़ा है मूल्यांकन। तो ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में ही जोड़ा है, तो ये नया स्थान ये अपना रखता है। तो नई बात इसमें जोड़ दिया, अपेक्षित व्यवहारगतों का परिवर्तनों का पता लगाने के लिए मूल्यांकन को इसमें किसने जोड़ा है, बीएस ब्लूम ने जोड़ दिया है। अब देखो शिक्षण में जो उद्देश्यों का जो जोड़ने का जो कार्य किया था बॉबित महोदय ने शिक्षण में उद्देश्यों को जोड़ने का कार्य किया था। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शिक्षण में उद्देश्यों को जोड़ने का काम है, जोड़ने का काम
शिक्षण में उद्देश्यों को जोड़ने का काम किसने किया? बौवित महोदय ने किया था। तो इस तरह की ये बातें हैं। अब देखो यहाँ से देखो बीएस ब्लूम के अनुसार ये शिक्षण के उद्देश्य, पहले शिक्षण का उद्देश्यों का निर्धारण होगा। अब शिक्षण में उद्देश्यों को जोड़ने का काम किसने किया? बौवित महोदय ने किया। शिक्षण में जो उद्देश्यों के निर्धारण के बाद में बालक ने क्या सीखा है, अधिगम क्या किया, उसने क्या अनुभव प्राप्त किए, उन अनुभवों के द्वारा उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, उसका जो पता लगाया जाता है मूल्यांकन द्वारा ही लगाया जाता है। तो इसलिए जो बीएस ब्लूम है, बीएस ब्लूम को शिक्षण उद्देश्यों का जनक भी कह दिया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों का जनक, शिक्षण उद्देश्यों का जनक कौन है? बीएस ब्लूम है। शिक्षण उद्देश्यों का जनक बीएस ब्लूम है। शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का जनक शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का जनक शिक्षण उद्देश्यों का जनक पूछे तो बीएस ब्लूम, और शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का जनक पूछे तो भी बीएस ब्लूम। शिक्षण में उद्देश्यों को जोड़ने का काम उद्देश्यों को जोड़ने का काम बौवित महोदय ने किया था। बौवित महोदय ने किया था। अब देखो शिक्षण में उद्देश्यों को जोड़ने का, शिक्षण में उद्देश्यों को जोड़ने का काम पूछे तो बौवित महोदय आंसर आएगा। शिक्षण उद्देश्यों का जनक पूछे, शिक्षण उद्देश्यों का जनक पूछे, शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का जनक पूछे तो आंसर आएगा बीएस ब्लूम। ये बात भी याद रखने की है। शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का जनक बीएस ब्लूम माना जाता है। अब शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य पहले भी बात कर चुके हैं। शिक्षण के दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य, इनका अंतर भी मैं बता चुका हूं। एक है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य एक है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्य उद्देश्य भी कह दिया जाता है। प्राप्य उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य। और सामान्य उद्देश्यों को शैक्षिक उद्देश्य भी कह दिया जाता है। शैक्षिक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों की ही अपन यहाँ बात कर लेते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष होता है एक, ज्ञानात्मक पक्ष। एक होता है भावात्मक पक्ष। एक होता है क्रियात्मक पक्ष। तो ये विशिष्ट उद्देश्यों के ये पक्ष है जो किसने बताए? बीएस ब्लूम ने ही बता दिए। बीएस ब्लूम ने वर्गीकृत किया। तो बीएस ब्लूम ने ये वर्गीकरण
करके बताया था कि सामान्य उद्देश्य या विशेष उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य दो उद्देश्य होते हैं। ये सामान्य उद्देश्य को शैक्षिक उद्देश्य बोला जाता है, विशेष उद्देश्य को प्राप्त उद्देश्य बोला जाता है। प्राप्त उद्देश्यों में ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक पक्ष को ध्यान में रखकर अपन शिक्षण कार्य कराया जाता है। और देखिए यहाँ से अपन इसको देखो कैसे समझते हैं। देखिए विशेष उद्देश्यों के पहलू या पक्ष। देखो विशेष उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया था बीएस ब्लूम ने किया था, लेकिन विशेष उद्देश्य के जो पहलू या पक्ष बताए वो अलग अलग व्यक्तियों ने भी बता दिए थे। देखो हेड, हार्ट और हैंड, हेड हार्ट हैंड यानी कि 3H की जो शिक्षा दी थी वो महात्मा गांधी ने दी थी। 3H की 3H की शिक्षा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ये 3H की शिक्षा की बात करने वाला व्यक्ति था, जिसमें देखो गांधी जी ने कह दिया था कि बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास होना चाहिए, भावात्मक पक्ष का भी विकास होना चाहिए और क्रियात्मक पक्ष का भी विकास होना चाहिए। तो ये बात किसने कह दी थी? महात्मा गांधी ने कह दी थी। तो विशेष उद्देश्यों के पहलू, 3 पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। 3 पहलू है। ज्ञानात्मक ना लिखा मिले तो संज्ञानात्मक मिल सकता है, भावात्मक लिखा मिले नामिलात्मक भी लिखा मिल सकता है, क्रियात्मक लिखा ना मिले गामक मिल जाए या मनोगतिक मिल जाए तो वो कौन से पक्ष से संबंधित है? क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। अब देखो प्रत्येक पक्ष का एक 6 पहलू है, यानी कि 6 पहलू ही ज्ञानात्मक पक्ष के है, 6 पहलू ही भावात्मक पक्ष के और 6 पहलू ही क्रियात्मक पक्ष के हैं। तो देखिए ज्ञानात्मक पक्ष का जो प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था बीएस ब्लूम, जिसने कब किया था? 1956 में किया था। भावात्मक पक्ष का जो प्रतिपादन किया था वो मसीहा व क्रेतवाल ने 1964 में किया था। क्रियात्मक पक्ष का जो प्रतिपादन सिम्पसन ने 1969 में किया था। अब इसके जो 6 पहलू है जो कौन कौन से हैं अपन देखो पढ़ते हैं। तो इसमें अपन ने ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञान उपयोग, कौशलात्मक, अभिरुचियात्मक, अभिवृत्त्यात्मक शब्द पढ़े थे। लेकिन बीएस ब्लूम के जो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित जो तथ्य है वो अलग है। उसमें अलग क्या है? ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग को अनुप्रयोग या प्रयोग भी कह दिया जाता है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 बातें इसके अंतर्गत आएंगे। बालक ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में उस ज्ञान के प्रति उसने समझ विकसित कर ली है और वह दैनिक जीवन में उपयोग करना सीख गया है। उपयोग करते करते वो विश्लेषण करना भी सीख जाएगा, यानी कि विखंडन करना। विश्लेषण का मतलब होता है विखंडन करना, विखंडन यानी टुकड़े करना, विखंडन करना। और संश्लेषण का मतलब समेटना, यानी कि बिल्कुल मिला लेना, सम्मिलित कर लेना। और मूल्यांकन है जो अंतिम प्रक्रिया है, ये उच्च स्तर की प्रक्रिया है। किस स्तर की प्रक्रिया है मूल्यांकन? ये उच्च स्तर की प्रक्रिया है। हालांकि लिख नीचे रखा है लेकिन उच्च स्तर की प्रक्रिया है, ये उच्च स्तर का है। ज्ञान है जो ज्ञानात्मक पक्ष का निम्न स्तर है, ये निम्न स्तर है। अब देखो इस पक्ष से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन यही पूछा गया था इस ब्लूम के विशेष उद्देश्यों के अंतर्गत मूल्यांकन किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इसी प्रकार ज्ञान उपयोग के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था कि बीएस ब्लूम के टैक्सोनॉमी में ज्ञान उपयोग किस पक्ष के अंतर्गत आएगा? ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। देखो भावात्मक पक्ष या संवेगात्मक पक्ष, इसको देने वाला जो इसका प्रतिपादन करने वाला था मसीहा व क्रेतवाल 1964 में। इन्होंने देखो इसमें बात कह दी थी कि बालक ने, यदि अपन ने बालक से कोई प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न को उसने क्या किया? ग्रहण किया है कि नहीं किया? प्रश्न पूछा उस बालक से, तो बालक ने प्रश्न को क्या किया? ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद ही वो क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा, यानी उत्तर देगा। प्रश्न यदि उसने ग्रहण कर लिया है तो ही उत्तर देगा, ग्रहण ही नहीं कर पाया तो उत्तर कहाँ से देगा? यदि उसने प्रश्न पूछा
अपने प्रश्न पूछा, उसने सुन लिया, उसने ग्रहण किया, फिर उसने क्या की अनुक्रिया की, उत्तर दिया। उत्तर देने के बाद में वह उनका मानक निर्धारित करेगा, उनका मूल्य निर्धारित करेगा, मानक निर्धारित करेगा, मानक निर्धारण। तो मानक निर्धारण किसके अंतर्गत होगा? अवमूल्यन के अंतर्गत। फिर उस मानक निर्धारण के बाद में उन एक एक प्रत्यय को समझेगा, एक एक कंसेप्ट को समझेगा। वो तो उसने क्या कर लिया? प्रत्ययकरण कर लिया। फिर उसके बाद में वो सभी व्यवस्थाओं को एक साथ संगठित करेगा। संगठित करने के बाद में वह अपने चरित्र का निर्माण करेगा, अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। अब देखो, यहाँ से भी पिछली रीट में क्वेश्चन पूछा गया था, अनुक्रिया किस पक्ष से संबंधित है? वो भावात्मक पक्ष से संबंधित है। इनको स्टार लगा लेना सबको, ये और ये व्यक्तित्व विकास, ये स्टार लगाने की चीज है। तो स्टार लगाने की चीज इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व शब्द देखो अपन को अलग से चैप्टर भी है साइकोलॉजी के अंतर्गत व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व शब्द किस पक्ष से संबंधित है? भावात्मक पक्ष से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे भी एक बात याद रखने की है कि जो ये तो है, जो आग्रहण है जो निम्न स्तर है, और चरित्र निर्माण यानी व्यक्तित्व का विकास ये उच्च स्तर की आवश्यकता है, उच्च स्तर है। भावात्मक पक्ष का उच्च स्तर कौन सा है? चरित्र निर्माण। और निम्न स्तर कौन सा है? आग्रहण। तो इसी प्रकार क्रियात्मक पक्ष का निम्न स्तर तो उद्दीपन है और उच्च स्तर है आदत निर्माण। अपन ने अंदर से कोई कार्य प्रारंभ किया, उद्दीपन हुई अपने अंदर, तो उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रियाई व्यवहार कहलाती है। तो उद्दीपन होगा, उद्दीपन के बाद में अपन क्या किया? कार्य किया, और उस कार्य को अपने क्या कर लिया? नियंत्रित करना सीख लिया। जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल चलाने के लिए अपन क्या हुए? उद्दीपन हुआ मोटरसाइकिल के प्रति। फिर अपन ने क्या किया? मोटरसाइकिल को चलाना सीखा, उस पर काम करना सीखा। तो धीरे धीरे अपन ने उसमें क्या किया? नियंत्रण करना सीख लिया। नियंत्रण के बाद में अपन ने समायोजन किया, समायोजन करना भी सीख लिया। फिर वो धीरे धीरे अपनी आदत में पड़ गया, अपने स्वाभाविकरण हो गया। तो स्वभाव से ही अपने आप गियर लगते हैं, अपने आप ही ब्रेक लगते हैं। फिर उसके वो सब चीजें अपनी क्या हो गई? आदत ही बन जाती है। तो ये किस पक्ष से संबंधित है? क्रियात्मक पक्ष, गामक पक्ष या मनोगतिक पक्ष से संबंधित है। तो ये बात थी अपने ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित। अब देखो, अपन देखो इसको तो याद रख, ये तो याद हो जाता है फिर भी, क्योंकि अधिकतर टीचर इन दो बातों को छोड़ देता है, इन 6 पहलुओं को नहीं लिखाता है। अपन इन 6 पहलुओं की एक ट्रिक्स है, इसकी भी एक ट्रिक्स बना रखी है, बहुत ही आसान और छोटी ट्रिक्स है, और इसकी भी एक ट्रिक्स बना रखी है। उस ट्रिक्स को भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, इनकी देखो ट्रिक्स बना रखी है, उन ट्रिक्सों को भी और देख लेते हैं अपन। ट्रिक्स है अपनी भावात्मक पक्ष से संबंधित जो ट्रिक्स है, भाव से आग अनु ने मूल्य की प्रत्येक व्यवस्था पर व्यक्ति को लगाई, ये ट्रिक्स है। अब देखो, ये भाव से मतलब भावात्मक पक्ष से संबंधित ये ट्रिक्स है। आग से मतलब आग्रहण है, अनु से मतलब अनुक्रिया है, मूल्य से मतलब अनुमूल्यन या अवमूल्यन है, प्रत्येक से मतलब प्रत्ययीकरण है, और व्यवस्था से मतलब है व्यवस्थीकरण या संगठन से है, और व्यक्ति से मतलब है व्यक्तित्व विकास या चरित्र निर्माण से है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक्स है, इसको याद रखा जा सकता है भावात्मक पक्ष को पूरे को। अब देखिए, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित, अब देखो क्रिया ने, अब देखो ये शब्द को याद रखने की इतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। देखो कार्य शब्द भी आ रहा है यहाँ पे। तो उ कार्य निशा ने स्वभाव की आदतों से किया, उ कार्य निशा ने स्वभाव की आदतों से किया। देखो सारे उद्देश्य यहाँ पे समाहित हो गए हैं, देख लीजिए। ये क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, यानी गामक पक्ष से संबंधित है। 1 2 3 4 है समायोजन, चौथा है समायोजन, 5वां है स्वाभाविकरण, और 6ठा है आदतों का निर्माण। अब देख लीजिए, ये तो है क्रियात्मक पक्ष की ट्रिक्स, ये तो है क्रियात्मक पक्ष की ट्रिक्स, और ऊपर वाली जो ट्रिक्स है वो किससे है? ये ट्रिक्स है
जो किसकी है, भावात्मक पक्ष से संबंधित ट्रिक्स है। तो ये आपको ये ट्रिक्सों के माध्यम से भी आप उसको याद रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टार लगा लेना इन शब्दों के ऊपर। समायोजन, अब देखो समायोजन का एक अलग से चैप्टर ही है साइकोलॉजी के अंदर, वो पढ़ने को मिलेगा। एक आपको उद्दीपन शब्द भी अधिगम के नियम में भी बार बार पढ़ने को मिलेगा। तो उद्दीपन और समायोजन ये शब्द किस पक्ष से संबंधित है, किस पक्ष से संबंधित है, ये क्रियात्मक या गामक पक्ष से संबंधित है। तो ये था आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।